हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देख चुके हैं दोस्त। अब उसके बाद हम लोग देख रहे थे मौर्यकालीन प्रशासन। तो मौर्यकालीन प्रशासन में आज हम देखने वाले हैं दोस्त सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत विशाल साम्राज्य। इसमें महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक माने जाते हैं, जिनकी वीरता और जिनकी कहानियाँ आज भी हम लोग पढ़ते हैं किताबों में और उनके बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है मौर्य साम्राज्य का, जो बिहार क्षेत्र के मगध से रिलेटेड थे। तो आइए उनकी सैन्य व्यवस्था जान लेते हैं। मौर्यों की सैन्य व्यवस्था क्या थी दोस्तों, आइए समझते हैं। तो सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। पैदल सेना थी दोस्त, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना थी। तो ये 5 प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी उस समय। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था दोस्त। यह सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी था। प्लिनी इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। इसे 12,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना होने का प्रमाण मिलता है। अर्थात नवाध्यक्ष ही जो होता वो नौसेना का अध्यक्ष होता था, देखरेख करता था। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने डाकुओं का गिरोह कहा है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला। न्याय व्यवस्था जान लेते हैं दोस्त। आइए जान लेते हैं कि न्याय व्यवस्था उस समय किस तरह की थी भैया। तो न्याय व्यवस्था कैसी थी दोस्त। मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कठोर थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी, जहां ग्रामीणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोण, स्थानिक एवं जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन है, धर्मस्थली और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थली क्या है दोस्त। इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। इन्हें दीवानी अदालत न्यायालय भी कहा जाता था। तो धर्मस्थली जो थी उसमें आपसी पारस्परिक विवादों का निपटारा किया जाता था। दूसरा देख लेते हैं, इसमें चोरी, डाके, लूट के मामले साहस कहा जाता था। धर्मस्थली न्यायालय में पेश होते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट संबंधी मामले भी धर्मस्थली न्यायालय में लाए जाते थे। वाक वारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। कंटक शोधन क्या है दोस्त, आइए समझते हैं। कंटक शोधन तो कंटक शोधन राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ये फौजदारी अदालतें थी। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश कहा जाता था, जिसे रज्जुक भी कहा जाता था। तो प्रतिष्ठित फौजदारी, मारपीट, हत्या, चोरी आदि के मामले का निपटारा करता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में 4 प्रमुख अंग थे, धर्म, व्यापार, चरित्र और राजशासन। कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है, पूर्व साहस, मध्य साहस और उत्तम साहस। गुप्तचर व्यवस्था, यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा
गया था, जिसे महामात्यापसर्प कहा जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है दोस्त। तो ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। मौर्य शासन में दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्था, वे गुप्तचर जो एक स्थान पर रहकर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे उन्हें संस्था गुप्तचर कहा जाता है। संचार, ये गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे, इन्हें संचार गुप्तचर कहा जाता था। एरियन ने गुप्तचरों को ओबरसियर और स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा था। तो एरियन महोदय ने मौर्य गुप्तचरों को ओबरसियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। नर गुप्तचरों को संती, तिसड़ा और शरद कहा जाता था, जबकि स्त्री गुप्तचरों को ब्रिसली, भिक्षुकी और परिव्राजक भी कहा जाता था। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। मौर्यकालिक शासन व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था क्या थी दोस्त? तो आय के क्या स्रोत रहे होंगे, किस तरह के कर थे, कर व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें आइए देख लेते हैं दोस्त कि मौर्य शासन व्यवस्था में कर की क्या व्यवस्था थी, राज्य की स्रोत, आय की स्रोत क्या हुआ करता था। तो वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय, जंगल राज्य की संपत्ति थे, जो दो प्रकार के थे, अस्थिवन और तथा द्रवन। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें समृद्ध रूप में वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृष्टि, जूती, अकृष्टि, बिना जूती हुई स्थल आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन है। आदिमावृत कृषि व भूमि होती थी, जिसे बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6वां भाग होता था। भूमिकर दो प्रकार का होता था, सेतु कर और वन कर। राज्य की आय के विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। सीता कर, राज्य की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। भाग, किसको द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर उपज का हिस्सा होता था। समुद्री आयात का 260% कर था। कहने का मतलब है कि समुद्र पर 260% कर लगाया जाता था। प्रवेश से आयात कर 20%, निष्क्राम्य निर्यात कर अर्थशास्त्र के अनुसार पड़य, आपातकालीन कर, बलि एक प्रकार का भूराजस्व, ऋण यह अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। बिस्टी मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार को बिस्टी कहते थे। दोस्त उपयुक्त करों के अतिरिक्त अन्य कर, वाणिज्य कर, नाव व पत्तन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व आदि को राष्ट्र के नाम जाना जाता था। सिंचाई की ओर प्रशासन विशेष ध्यान देता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर, एक सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था। कृषि कर की मात्रा भूमि का उर्वरा शक्ति पर निर्भर होता था। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूमि क्या थी? क्षेत्रक भूमि स्वामी को दिया जाता था। उपवास काश्तकार को कहा जाता था। स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है और उसके
क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता था। नियार्कस ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती किए जाने का भी उल्लेख किया है। दोस्त उद्योग उस समय कैसा था मौर्य शासन में दोस्त, तो मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातने व बुनने का कारखाना में बनी हुई वस्तुएं पांड्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। मित्र, अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज दर 15% था। अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला देख लेते हैं मित्र। व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे जिनका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। दोस्तों, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं। करसापड़ या पड़ या धरण यह चांदी का बना होता था। सुवर्ण यह सोने का बना होता था। मासक यह तांबे का सिक्का होता था। काकड़ी यह तांबे का बना होता था। छोटे सिक्के होते थे। दोस्त, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। रूपदर्शक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। दोस्त, तो मौर्य काल आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्के प्रचलन में हो चुका था। सिक्का सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। राज्य के सिरहस्त अधिकारियों में 48 हजार पौंड तथा सबके लिए अधिकारियों के लिए 60 पौंड वेतन मिलता था। पौंड 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। दोस्त, मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत एवं रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। दोस्त, अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, वग, पुंड्रु, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्रु में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल में वंग का मल विश्वविख्यात था। कौटिल्य ने चीनी पट्ट का भी उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। अन्य वस्त्रों में दुकुल, श्वेत एवं चिकना वस्त्र था। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था। कौटिल्य के कुंभकार की श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया है। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान था। महाश्रेष्ठी, इसे महाश्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी शेष टॉपिक के साथ कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।